हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर दी एनोनिमस जूलॉजिस्ट। तो जैसा कि कल हमने आपसे प्रॉमिस किया कि आज जो है हम केमिस्ट्री के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं पार्ट 2 यानी कि जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन जो है आपके पास लेकर के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। उससे पहले वही हमारी फॉर्मल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले हम जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर चुके हैं, फिर हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए हैं, पी पार्ट के 1 मार्क वाले क्वेश्चन। आज जो है हम पी पार्ट के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। आज जो है हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 अपने सामने आ रहा है। जो फ्यू स्पीशीज़ हैं कॉलम 1 में दी हुई हैं और कॉलम 2 में दी हुई हैं। एक में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज़ किए गए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे रखे हैं अपने को। एक में अपने को सेंट्रल एटम दिया हुआ है। तो अपने को ये देखना है कि इनमें से कौन से वाले सेंट्रल एटम ने कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करी है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आयोडीन से स्टार्ट करते हैं। आयोडीन यहाँ पे दिया हुआ है I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव के साथ इन लोगों ने लिखा हुआ है कि इसके पास अपने पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो जो सेंट्रल एटम आयोडीन है 2 बॉन्ड बनाएगा आयोडीन के साथ। ठीक है, उसके अलावा जैसे I3 है तो 2 बॉन्ड आयोडीन के साथ बना लिए, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब उसके पास जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके पास 2 बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे 3 लोन पेयर्स बच गए हैं, है ना। तो उसके बाद ये क्या करेगा कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं आई के साथ जो 2 बॉन्ड बना चुके हैं प्लस 3 लोन पेयर, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। जो टोटल लोन पेयर्स हैं 3 + 2, यहाँ पे आ गए अपने पास 5। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है अपनी, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो I3 का हो गया, ये डी। अब बात कर लेते हैं अपन PCl3 की। PCl3 इज़ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉस्फोरस के पास कहें तो अपन, सेंट्रल एटम तो वही है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, फॉस्फोरस के 3 बॉन्ड बन रहे हैं क्लोरीन के साथ, Cl, Cl एंड Cl। तो ये जो 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं प्लस एक लोन पेयर है इसके पास, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस तरीके से। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 3 + 1 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के लिए होते हैं, अपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ अपना क्लियर हो गया। सेकंड का C है, फर्स्ट का D है। अब ये वाला ऑप्शन अपना सिर्फ इस वाले ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो भी अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो अपन पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है अपने पास BF3। अब BF3 के अंदर सेंट्रल एटम क्या है अपने पास, बोरॉन। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में बोरॉन अपना सेंट्रल एटम है। बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरॉन के पास हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन जो है 3 बॉन्ड्स बनाएगा फ्लोराइड के साथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स होंगे, क्योंकि लोन पेयर इसके पास एक भी नहीं है। तो टोटल अपने पास 3 बचेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन 3 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से कौन सी वाली होती है अपनी, sp2। ठीक है, शेप भी बता सकते हैं अपन इसके बेसिस पे, ट्राइगोनल, प्लेनर होगी या जो भी होगी। फिर लास्ट अपने पास बचता है CO2, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेंट्रल एटम इसमें क्या है, C यानी कि अपने पास क्या है यहाँ पे, कार्बन। अब कार्बन का अपन देखेंगे कि किस तरीके से होता है। अब कार्बन की जो है 2 डबल बॉन्ड्स बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, CO2 है। ठीक है, अब 2 डबल बॉन्ड्स बना रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स जो हैं अराउंड द सेंट्रल C2 डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 लोन पेयर्स हैं। तो टोटल अपने पास क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0 लोन पेयर, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp। शेप यूजुअली इसकी लीनियर होती है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन थे बेचारे के पास, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे पास कार्बन के sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी और इसकी sp2। चल के देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। BF3 के लिए हम कह रहे हैं जी sp2 और CO2 के लिए हम कह रहे हैं sp। तो फोर्थ का हो गया अपना BF3 का अपना हो गया sp2 जो कि है B ऑप्शन, और जो अपना ऑप्शन हो गया इसके अंदर CO2 का A।
तो ये जो ऑप्शंस हैं अपने को ए और सी दोनों में मिल रहे थे ये वाले ऑप्शंस, लास्ट वाला अपना कंफर्म हो गया इससे। तो अपना ऑप्शन नंबर ए जो है वो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हाइब्रिडाइजेशन से इजीली आपका सॉल्व हो गया। अब एक और मैच द फॉलोइंग आ रहा है अपने पास। मैच द फॉलोइंग में क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर दिया हुआ है यानी ज़ीरो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ एक्सप्रेशन बताना है। हाफ लाइफ एक्सप्रेशन ज़ीरो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का जो है आपको ईजिली याद रहता है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर इन केस अगर आपको सॉल्व भी करना है तो बस आपको इनकी रेट लॉ के हिसाब से इनकी इक्वेशंस याद होनी चाहिए कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे अगर अपन मोटी मोटी बात करें, वैसे तो ये फॉर्मूले के हिसाब से याद रहता है सबको, पर फिर भी अगर अपन देखें तो इसमें क्या होता है कि जो ज़ीरो ऑर्डर होता है उसके लिए रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट है, जो ए का कंसंट्रेशन है विद टाइम इज़ ए नॉट माइनस के टी, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहता है। ठीक है, अब इसमें अपन हाफ लाइफ पुट करेंगे जहाँ पे T1/T2 हो जाएगा, T1/2 हो जाएगा अपना बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए नॉट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के T1/2 इंटू के T1/2। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपकी रिएक्शन आ जाती है ए नॉट डिवाइड बाई 2 के आर। ठीक है, जो कि अपना क्यू ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब अपन फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में भी सेम इसी तरीके से अपने को इक्वेशन लिखनी है, उसका ऑर्डर निकालना है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। सेम अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ के हिसाब से इनकी इक्वेशंस याद है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालने हैं। ठीक है, आप इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या कहता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, अब हाफ लाइफ की जगह अब हाफ लाइफ पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट माइनस के T1/2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो लास्ट में रिड्यूस होके क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2/KR, जो कि अपना ऑप्शन पी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये हो गया। अब यहाँ पे अगर गेस वर्क भी करना होता तो थर्ड सेकेंड ऑर्डर के लिए अपन गेस कर लेते, बट अब वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए भी अपने को यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वैसे हम वैसे भी लगाते, पर ठीक है यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन है भी नहीं क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरीके से जो गेट का पेपर है ये थोड़ा अलग बनता है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करेंगे, ये सोच के नहीं करेंगे कि हाँ ये तो अपना सॉल्व हो जाएगा। तो ये है आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए ये आपकी इक्वेशन रहेगी। फिर इसके अंदर हम हाफ लाइफ पुट करेंगे तो अपनी इक्वेशन निकल करके आ जाएगी 1 ए नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 ए नॉट प्लस के T1/2। इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से अपन इसको यहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं, 1 KR ए नॉट, जो कि है अपना ऑप्शन आर। तो सेकेंड ऑर्डर का उसके जस्ट सामने लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो ऑप्शन बी में ये सारे ऑप्शंस, 1 का अपना क्यू, सेकेंड का अपना पी और थर्ड का अपना आर, ये जो है ये पूरी कंडीशंस जो है ऑप्शन बी में सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स ये सोच के नहीं करना है कि हाँ एलिमिनेशन से कर देंगे, इससे कर देंगे, उससे कर देंगे, तो ये आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन रिएक्शन। अब यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछिए, दैट मीन्स ये क्वेश्चन कैसा हो गया, MSQ, दैट मीन्स मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे सिर्फ एक आंसर सही नहीं है, कोई भी आंसर सही हो सकता है। तो पहले सबसे पहले अपने को ये देखना है कि क्या हो रहा है रिएक्शन में।
रिएक्शन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 3 फिर भी थोड़े बहुत सिमिलर हैं, बट हम इसमें भी ये OM मिथेनॉल ग्रुप लगा हुआ है। उसके अलावा इनके साथ यहाँ पे MeMgBr, यहाँ पे MeMgBr एक्सेस, यहाँ पे PrMgBr एक्सेस, और यहाँ पे भी PrMgBr दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे अपने को ग्रीनर रिएजेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अपने को बताना है कि इन तीनों पॉसिबल प्रोडक्ट्स में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा कौन सी रिएक्शन में। ठीक है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो कीटोन ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा MeMgBr के साथ। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन करेगा, आफ्टर H3O प्लस मिथेनॉल ग्रुप जो है कीटोन जो है MeMgBr के साथ इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से मिथेनॉल ग्रुप जो ऐड हो जाएगा और H3O प्लस का फॉर्मेशन होगा। तो क्या बनेगी, एक टर्शरी अल्कोहल बनेगी विच इज़ P। ठीक है, फिर उसके बाद MECHO यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके साथ अपने को PrMgBr डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद H3O प्लस डाल रहे हैं, हर रिएक्शन में H3O प्लस भी है। ठीक है, तो H3O प्लस तो कॉमन ही है। उसके अलावा इसमें क्या होगा कि जो एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करेगा अपना CHO ग्रुप जो है अपना रिएक्ट करेगा PrMgBr के साथ। PrMgBr के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि PR ऐड हो जाएगा और H3O ऐड होने से क्या होगा, सेकेंडरी एक फिर से टर्शरी अल्कोहल बनेगा, जिसको कि जो CHO ग्रुप है उसमें टर्शरी अल्कोहल बनेगा और वो जो है सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा वापस से अपना P जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से P का फॉर्मेशन हो गया। फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन है थर्ड वाली वो हम देखेंगे। उसके अंदर जो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो मिथेनॉल है उसकी जगह यहाँ पे OMe लगा हुआ है, O मिथेनॉल लगा हुआ है। ठीक है, तो जो है उसकी वजह से ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो MeMgBr जो है वो बोथ कार्बोनिल्स को अटैक करेगा, पहला ये वाला कार्बोनिल हो गया और दूसरा ये वाला कार्बोनिल हो गया। ठीक है, इसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनेगा जो कि इन तीनों में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ना P बन रहा है, ना Q बन रहा है, ना R बन रहा है। लास्ट वाले रिएक्शन को हम देख लेते हैं कि जो कीटोन है वो रिएक्ट करेगा अपना PrMgBr के साथ और फिर से H3O प्लस के आने की वजह से एक टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जो कि किस में दिख रही है अपने को, Q में दिख रही है। तो बेसिकली R यहाँ है जो किसी में भी नहीं बन पा रहा है अपना। चलिए अब स्टेटमेंट्स देखते हैं कौन से करेक्ट हैं। तो यहाँ अपना बन रहा है P, यहाँ भी अपना बन रहा है P, यहाँ अपना बन रहा है Q, R जो है वो कहीं नहीं बन पा रहा है। तो देखते हैं, P is formed as a major product in reaction 1 जी बिल्कुल सही है, P is formed as a major product in reaction 2 जी बिल्कुल सही है, Q is formed as the major product in reaction 4 बिल्कुल ठीक है, R is formed as a major product in reaction 3 ये बात जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है OMe है। अब OMe होने की वजह से यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप्स आ चुके हैं, 2 कार्बोनिल ग्रुप आ गए हैं, जहाँ वहाँ हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये सीधा जा कर के कोई अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ सारी अल्कोहल्स ही बन रही हैं, कोई सीधा अपने को प्रोडक्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो OMe की वजह से ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आ रहा है वो है कि जब अपन एक सोल्यूशन है उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl डालते हैं, किस चीज़ का सोल्यूशन है, कोबाल्ट डाइक्लोराइड का सोल्यूशन है। ठीक है, COCl2। तो ये जो कोबाल्ट का सोल्यूशन है इसके अंदर क्या होता है कि ये भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट जो है CO इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, COH2O6 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये होता है यूजुअली पिंक कलर का। हम कह रहे हैं इसके अंदर जब हमने HCl डाला तो कलर किस में चेंज हो गया अपना, डार्क ब्लू में, यहाँ पे डार्क ब्लू कलर आ गया। इसको ये जो नया कंपाउंड बन रहा है जी, इसको ये कह रहे हैं कंपाउंड X। ठीक है, अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर इन्होंने यहाँ पे 27 दिया हुआ है। अब उसके कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ बातें कही हुई हैं, तो जाहिर सी बात है अपने को कॉम्प्लेक्स की थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो क्या होगा, जैसे ही अपन कंसनट्रेटेड HCl ऐड करेंगे तो जो Cl नेगेटिव आयन्स हैं वो H2O को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये H2O को रिप्लेस कर देंगे, एक नया इक्विलिब्रियम की तरफ उसको लेके जाएंगे, जो कि नया कंपाउंड बनेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा COCl4, टोटल चार्ज 2 नेगेटिव। ठीक है, अब जो COCl4 2 नेगेटिव बना है, सबसे पहले अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, कोबाल्ट के अंदर +4 -1 = -2।
ठीक है, -2 आ गई यहाँ पे कोबाल्ट पे। और यहाँ पे जो इससे पहले है CO में, जो इसके पहले जो कॉम्प्लेक्स था उसमें कितनी थी, +2। तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी हमेशा +1 रह रही है यहाँ के अंदर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी अपनी, +2, जो कि पहले भी अपनी मेजर जो कॉम्प्लेक्स पहले बन रहा था अपना यहाँ पे COH2 6, तो वहाँ पे भी +2 थी, यहाँ पे भी +2 रह रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें इसमें तो आर्गन 3D7। अब COCl4 की ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया अपना sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, टेट्राहेड्रल फील्ड है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3D7 कॉन्फ़िगरेशन में। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने पास, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे ये अपने को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे लास्ट में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, एक्स की जी भाई ये इतना है। तो अब ये निकालने के लिए तो अपने को म्यू निकालना पड़ेगा। तो म्यू जी क्या होता है, =√n, n+2 BmG इसकी यूनिट होती है। तो नंबर जो है n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है n। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, 3+2, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका √15। कैलकुलेटर दिया रहता है, फिर भी अगर आप करो कैलकुलेशन तो 4 का अपने को रूट पता है तो 3 के आसपास होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि शायद ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है। सेंट्रोसिमेट्रिक की बात करी है इन्होंने। सेंट्रोसिमेट्रिक मतलब इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, दैट मीन्स ये, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है, तो ये लाइन जी अपनी गलत हो गई, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ चीज़ पूछी होगी तो अपन फिर से देखेंगे। सबसे पहले ये वाली चीज़ गलत हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज होती है। नंबर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन कोबाल्ट इन X एंड COCl2 एक्वस सोल्यूशन आर द सेम। तो जी ये तो हमको देखना पड़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल वीक फील्ड लिगेंड है। अगर जैसे अपन बात करें वीक फील्ड लिगेंड है H2O, तो डी ऑर्बिटल्स भी स्प्लिट करेंगे तो जी हाँ 3 ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। तो कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गए अपने, B, C एंड D, ठीक है। उसके बाद हमको पूछा है कि बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। वैसे तो बायोमॉलिक्यूल्स ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, और फिर भी अपन एक एक स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो नाइट्रोजन टर्मिनल अमीनो एसिड का, पॉलीपेप्टाइड का, वो आइडेंटिफाई हो सकता है एडमन रिएजेंट से, बिल्कुल आइडेंटिफाई हो सकता है, क्योंकि वो फ्री जो अमीनो ग्रुप होता है उसी के साथ जो है बॉन्ड बनाता है एडमन रिएजेंट, और उसी की वजह से जो है आपको एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, उसको बाद में अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लीव कर लेगा वो नाइट्रोजन टर्मिनल को। तो यहाँ पे अपना एडमन रिएजेंट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। L3 हैज़ ओनली 1 कायरल सेंटर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कायरल सेंटर्स कितने होते हैं L3 में, अपने पास 2 कायरल सेंटर्स होते हैं, 2 कायरल सेंटर्स होते हैं। 2 कायरल सेंटर्स इसलिए, एक अल्फा कार्बन पे होता है और दूसरा साइड चेन में होता है। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पर 2 कायरल सेंटर्स होते हैं, तो ये गलत हो गया। साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ RNA एंड DNA, हाँ तो ये तो कॉमन बात है। अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स कैन बी सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये भी सही बात है। या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इनका डिफरेंट होता है, तो अपन इनको इजीली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये बैठे बैठाए आपको 2 नंबर मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है, वैसे भी इनमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्या होता है, इसके अंदर अपने को मोस्टली वैल्यूज दी होती हैं, बहुत इजी सा कोई कैलकुलेशन होता है जो अपने को करना होता है। तो एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम NH4 टू NL1, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अपने को बता रहा है कि हाइड्रोजन एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम NH4 टू NL
इज इक्वल्स टू 2 फॉर हाइड्रोजन एटम इज E इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ये एनर्जी ट्रांजिशन दिया हुआ है। फिर इसके बाद रीडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। तो अपने को वैल्यू ऑफ E निकालनी है, ठीक है। अब रीडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है तो रीडबर्ग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रीडबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/NL का स्क्वायर माइनस 1/NH का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, इजीली वैल्यूज़ पुट करो, कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाएगा। अगर RH अपने को दिया हुआ है, NL अपने को दिया हुआ है, NH दिया हुआ है, अब अपने को क्या निकालना है, सिर्फ 1/λ निकालना है। अब 1/λ ना इसके अंदर जैसे ही आप वैल्यूज़ पुट करोगे, RH कितना दिया हुआ है 1.097 इंटू 10⁻7। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी यूनिट दी हुई है मीटर्स में, अगर आपको सेंटीमीटर में करना है तो 9 हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे 2 और 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब आपको यहाँ पे सिर्फ पुट करना है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस कैलकुलेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। वैल्यूज़ को जैसे जैसे आप पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपका सोल्यूशन अपने आप ही आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 2.0567875 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स में अपनी 1/λ की वैल्यू आ गई है। अब दिया हुआ है कि E इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, E निकालने के लिए। तो अपनी फाइनल E की वैल्यू आ जाएगी 20.56। यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन चलेंगे आगे। एक और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, अगर हम उसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट है उसका इतना, ठीक है, अगर उसके अंदर assume that the solute does not associate or dissociate in water as it is रहता है वो, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज इतना 0.51 केल्विन kg पर मोल। तो अमाउंट, तो अपने को बताना है द अमाउंट ऑफ सल्यूट एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर टू एलिवेट द बॉइलिंग पॉइंट बाई 0.153 केल्विन इज़। कितना सल्यूट डालें कि 500 ग्राम पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो जाए बाई 0.153 केल्विन। तो देखो कितने बढ़िया लोग हैं, अपने को टेम्परेचर डिफरेंस निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, डेल्टा टी डायरेक्टली दिया हुआ है। अब अपने को बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कराना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। अब डेल्टा टी क्या है इसमें, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। के बी क्या है अपना एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है। एम जो है अपना मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन है। अब मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट पर किलोग्राम। अपने को क्या निकालना है 500 ग्राम, मतलब किलोग्राम का हाफ, ठीक है, और ग्राम में वेट निकालना है। तो अपन मोल्स निकाल के फिर रिवर्स कर लेंगे, मास निकाल लेंगे। मास क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट को भी यहाँ पर अपने भगवान की दया से दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन मोलैलिटी निकाल लेंगे कितनी है, ठीक है, m इज इक्वल्स टू। अब अगर इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.153 डिवाइडेड बाई 0.51। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं सिंपली उनका यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये क्या आ गया 0.3 मोल पर kg, यहाँ मोलैलिटी आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, ठीक है। मोल्स निकालने के लिए मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब किलोग्राम में यहाँ सॉल्वेंट है नहीं, यहाँ पे सॉल्वेंट कितने में आपका ग्राम्स में, तो उसको अपन 0.5 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। अपने को तो मोल्स निकालने से मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट कितने आ रहे हैं 0.3 मोल्स।
लेकिन ये कितने में, 500 डिवाइड बाई 1000 ग्राम पर केजी, तभी ये केजी में कन्वर्ट होगा। तो ये अपने कितने आ गए, 0.15 मोल। इसको सीधा 0.5 लेके भी आप कर सकते थे, सेम आंसर आता। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, अब अपने को निकालना है मास ऑफ सल्यूट निकालना है कि भाई कितना ग्राम ऐड करें। तो मास निकालने के लिए भी फॉर्मूला लगा देंगे। मास क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। अब मॉलिक्यूलर वेट जो है वो यहाँ पे हम लगा देंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.15 इंटू 180, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, 27 ग्राम्स। वही अपना सही आंसर है, 27 ग्राम अपना आंसर होना चाहिए। अब जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछ रहा है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0 फॉर Fe3 पॉजिटिव by Fe and Fe3 positive by Fe2 positive couples are minus 0.04 volt and 0.76 volt respectively. Faraday's constant दिया हुआ है, तो the value of E not for Fe2 positive by Fe, देखो यहाँ अपने को दिया हुआ है Fe3 पॉजिटिव से Fe, यहाँ Fe3 पॉजिटिव से दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव। हमको पूछ क्या रहा है, Fe2 पॉजिटिव से Fe, तो V अपने को पूछ रहा है पोटेंशियल इज, अपने को पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालना है तो अपने को हाफ लाइफ रिएक्शंस करनी पड़ेगी। हाफ लाइफ रिएक्शंस पोटेंशियल्स की क्या करेंगे अपन, तो पहले अपन देखेंगे कि Fe जो है 3 पॉजिटिव, जब उसमें अपन 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, Fe, ठीक है, ये उसका E0 आ जाएगा। तो ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है, 0.04, ठीक है, माइनस में। उसके बाद अपने को क्या देखना है कि दूसरा अपने को क्या दिया हुआ है, Fe3 पॉजिटिव प्लस जब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, Fe2 पॉजिटिव, उसका भी पोटेंशियल अपने को दिया हुआ है। तो क्या है उसका पोटेंशियल, कितना दिया हुआ है, 0.76 वोल्ट, ये भी दिया हुआ है। निकालना क्या है कि जब अपन Fe2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें और Fe का फॉर्मेशन करें तो उसका E0 कितना होगा, यही फाइंड आउट करना है। तो अब फ्री एनर्जी चेंज की इक्वेशन लगाएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो डेल्टा G0 क्या होगा, माइनस NF E0 F। अब डेल्टा G0 क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, और E0 अपना स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो अपने को निकालना है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल अपने को निकालना है, फैराडेज कांस्टेंट अपने को दिया हुआ है, जो N है दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, तो वो अपन निकाल लेंगे। और फ्री एनर्जी चेंज अपने को पता करनी है, तो सिंपली अपन इसके अंदर क्या करेंगे, जो अपनी इक्वेशन है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के हिसाब से वो यहाँ पर पुट कर देंगे और टोटल जो है वो निकाल लेंगे। गिब्स एनर्जी चेंज क्या होगा, जो अपनी इनिशियल है माइनस फाइनल, जो अपन कहना चाह रहे हैं, जो अपने को 2 दी हुई हैं उन्हीं को अपन पुट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्मेशन किसका हो रहा है, Fe, इसमें से अपन टोटल रिएक्शन में से माइनस कर देंगे Fe3 प्लस, अब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है तो क्या बन जा रहा है अपना Fe2 प्लस। तो इसी रिएक्शन से अपनी पूरी रिएक्शन बन के आ रही है, दैट इज़ Fe2 प्लस, क्योंकि देखो ये माइनस में ये माइनस में, ये Fe है, ठीक है, ये यहाँ से कट रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा कट के अपने को यहाँ पे मिल जा रहा है Fe2 प्लस, यही बच रहा है Fe2 प्लस, और एक यहाँ पे Fe बच रहा है। अब देखो थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा, ये वाला जो Fe3 प्लस है, ये वाला Fe3 प्लस है, ये कट जाएगा। अब यहाँ बचा क्या है, Fe2 प्लस
और Fe। अब ये वाला माइनस यहाँ जाएगा तो यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस होके ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, Fe2 प्लस 1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ Fe। इसी का तो पोटेंशियल निकालना है। तो बेसिकली अपन को इन दोनों को ही माइनस करना है। अपन क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, अपन इसके अंदर बेसिकली वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के इससे पहले हम क्या करेंगे, जो सिंस गिब्स एनर्जी चेंज जो है वो स्टेट करता है फंक्शन, इज अ स्टेट फंक्शन, वी कैन नॉट कंबाइन डेल्टा जी नॉट वैल्यूज इन द सेम वे। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2। अब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, -2 Fe0 Fe 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Fe इज इक्वल्स टू -3 Fe0 Fe3 प्लस डिवाइडेड बाई Fe माइनस 1 बाई -1 Fe0 Fe3 प्लस डिवाइडेड बाई Fe2 प्लस। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास जो E0 है जो अपने को निकालना है Fe2 प्लस से Fe, वो आ जाएगा, कितना आएगा 3 इंटू 0 पॉइंट, ये अपने को ऑलरेडी गिवन है 0.4 माइनस 0.76 डिवाइड बाई 2, ये अपना आ जाएगा 0.88 डिवाइड बाई 2 माइनस में ये सारी वैल्यूज माइनस 0.44 वोल्ट। ये अपना फाइनल क्वेश्चन था, यहाँ आ जाएगा -0.44 वोल्ट। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, हम लेकर के आएंगे कोई और सेक्शन स्टार्ट करेंगे अपन नया, उसका सल्यूशन लेकर के आएंगे। तो अभी तक जो भी आपके कमेंट्स, जो भी आपके लेसन्स हों, जो भी आपकी क्वेरीज हों, आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। हम ज़रूर कोई वीडियो लाएंगे जिसमें हम ये सब एड्रेस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।